Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 8 of class 11th from periodicity in classification. In this lecture we will discuss about general properties of S block element. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं इस टॉपिक में 11th क्लास के इस टॉपिक में पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और इस टॉपिक में 11th क्लास का एकेडमिक में कवर करने वाला हूं। कंपटीशन के लिए इन्हीं पॉइंट्स का यूज करना है, यानी 11th के लिए भी और कंपटीशन के लिए। कंपटीशन मींस जी मेंस एंड एडवांस और नीट। तो चलिए आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, या कह सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें सिंपल जो प्रॉपर्टीज है वो ही हमें आज समझना है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमें इतना ही पढ़ना है। तो चलिए हर पॉइंट को आप नोट करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं पॉइंट नंबर 1। दे आर common group valency of +1 and +2 for group 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। आपको हर पॉइंट को ध्यान से याद भी करना है और हमें क्या सीखना है। रियल वे में जो कंपटीशन के क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स में से बनते हैं। हम 11th क्लास का या 12th क्लास का जो एकेडमिक पार्ट पढ़ते हैं उनके अंदर हर पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव छिपा होता है। तो कई बार क्या करते हैं, हम रैपिडली पढ़ तो लेते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे क्वेश्चन इसमें से मिस हो जाते हैं। हम एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे कि आखिर एस ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप में रखे गए हैं। ये सभी के सभी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं और इन सॉफ्ट मेटल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पढ़ना है। पहला पॉइंट है दे आर कॉमन ग्रुप बैलेंसी ऑफ +1 and 2 फॉर ग्रुप 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। यानी ग्रुप 1 फर्स्ट ए ग्रुप यानी एल्केलाइन मेटल, सभी एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इन सब की कॉमन बैलेंसी 1 है। इसी टाइप से ग्रुप 2 यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल, इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इन सब की कॉमन बैलेंसी होती है 2, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पॉइंट आपको तैयार करना है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2, they are malleable and
डक्टाइल। ये करेक्टर हमारी मेटल्स का होता है। आपने ट्रांजिशन मेटल्स में भी देखा होगा, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ऐसा ये चूंकि सॉफ्ट मेटल है तो इनमें भी ये करेक्टर होता है मेलिएबल का और डक्टाइल का। डक्टाइल तो आप जानते हैं, अगर इनको हम किसी हथौड़े से पीटना चालू करें तो लंबी लंबी प्लेट्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ये खिंचती हुई चली जाती हैं। हिंदी में अगर इसको समझें तो इसे डक्टाइलिटी और मेलिएबल ये दोनों करेक्टर हैं। इनकी बड़ी बड़ी प्लेट्स बनाई जा सकती हैं, तार खींचे जा सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल से इसमें ये करेक्टर कम होता है। तो ये होती है दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। they are good conductor of heat and electricity। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें करंट फ्लो यानी धारा प्रवाहित हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये अच्छे चालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं। सभी मेटल्स में ये करेक्टर पाया जाता है, इनमें भी ये करेक्टर पाया जाता है। तो इसे होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, दे आर prepared by electrolysis। they are prepared by electrolysis of fused compound। देखिए एक और नया पॉइंट आपके सामने आ गया, दे आर प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड कंपाउंड। हम एस ब्लॉक के एलिमेंट के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इस ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ करके लगभग सबकी प्रॉपर्टी लगभग समान होती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सोडियम को प्रिपेयर करना है, बनाना है इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो सोडियम का कोई कंपाउंड लेंगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इसको फ्यूज्ड कंडीशन में लेना है, यानी फ्यूज्ड माने गलित अवस्था में, पिघला हुआ गलित अवस्था में अगर जब इसको लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें वो मेटल प्राप्त हो जाएगी। तो इसको बोला जाएगा दे आर प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड कंपाउंड। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और भी एक चीज दिमाग में रख लो सॉरी, फ्यूज्ड कंडीशन आपको लिखना कंपलसरी है। फ्यूज्ड का मतलब हिंदी में बता रहा हूं, गलित अवस्था होती है। गलित अवस्था इसे कहते हैं जैसे हम NaCl लें और इसे मेल्ट कर दें, इसे फ्यूज कर दें तो ये पिघल जाएगा, तो उसे कहेंगे गलित अवस्था। और ज़्यादा इसको या इसको सॉल्युबल कंडीशन में लेंगे तो इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, they are very reactive। they are very reactive because of last cell contain
because of last cell contain one or two electrons। इनके लास्ट सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को वो आसानी से गिवन आउट कर सकता है। तो इसे लिख सकते हो विच कैन बी गिवन आउट इजली। इनको आसानी से गिवन आउट कर सकता है, इसी की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 5 को एक बार मैं और पढ़ के सुना देता हूं। दे आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज ऑफ लास्ट सेल कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी गिवन आउट इजली। पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसकी रिएक्टिविटी का रीजन यही है। वैसे भी एस ब्लॉक के एलिमेंट का साइज सबसे ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो अट्रैक्शन पावर है वो सबसे कम होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं नंबर 6। They have low ionization. They have low ionization potential. ये पॉइंट भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ही यही है कि आउटर मोस्ट सेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना, बाहर निकालना। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को गिवन आउट करेगा उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो उतना ही कम होगा। एस ब्लॉक के एलिमेंट का ये विशेष कैरेक्टर है कि इनका साइज बड़ा होता है और इनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते हैं, 1 और 2 होते हैं। अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो दे हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर 7। They form ionic compound. They form ionic compound except lithium, Li and beryllium, B। बेरिलियम और लिथियम को छोड़कर सभी क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है कि जब किसी मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम हो और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयोनिक कंपाउंड, राइट। तो फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप की सभी मेटल्स क्या बनाती हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड नॉन मेटल्स के बीच में पाया जाता है। अभी शॉर्ट में आपको इतना ही बताऊंगा क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8।
दे आर डायटोमिक, they are diatomic and form colorless compound except क्रोमेट कलरलेस नहीं होते हैं, क्रोमेट परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, ETC। क्या कह रहा है? दे आर डाइएटॉमिक, यानी सारी की सारी ये मेटल्स जो होती हैं वो डाइएटॉमिक होती है। डाइएटॉमिक क्या है? डाइएटॉमिक का मतलब है जो ये कंपाउंड बनाएंगे, उसमें लिख रहा है कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, तो डाइएटॉमिक का मतलब होता है इनके आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, कंप्लीटली फिल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसका मतलब ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो डाइएटॉमिक बाद जैसे Na की बात करें, सोडियम, तो सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Na पॉजिटिव बनेगा, और Na पॉजिटिव किसी नॉन मेटल से जुड़ करके कोई कंपाउंड बनाएगा, और वो कंपाउंड कैसा होगा? डाइएटॉमिक। यानी इनको छोड़ करके क्रोमेट, कोई भी सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या K2Cr2O7, KMnO4, NaCrO4, ये जो कंपाउंड होते हैं ये यहाँ पर एक्सेप्शनल हैं, ये कलरलेस नहीं होते हैं। जितने भी डाइएटॉमिक कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जितने भी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं। एक करेक्टर और आपको बता देता हूं, अगर वो डाइएटॉमिक है तो इसमें आप कह सकते हो कि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं बल्कि रिपेल होते हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, ये रिपेल होते हैं। इस तरीके से भी आप इसे मैग्नेटिक नेचर के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको डिटेल बताया था। नेक्स्ट चीज में अपन आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है आसानी से जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडेशन जिनका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम लिबरेट करेंगे, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या रिडक्टेंट कहलाते हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद में लास्ट पॉइंट अगर आपको लिखना है तो एक सिंपली आप लिख लीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाता है। 10 नंबर का पॉइंट, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। जैसे अगर मैंने लिखा फॉर फर्स्ट ए ग्रुप इट इज NS1। फर्स्ट ए ग्रुप का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है। फॉर सेकेंड ए ग्रुप दे आर NS2। तो ये इन दोनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर पूरे S ब्लॉक की बात करेंगे तो इसे लिखा जाएगा फॉर S ब्लॉक दे आर NS122, ऐसे लिखा जाए NS122। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस तरीके से हमें पेरियोडिसिटी वाले टॉपिक में
क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में आपको सभी एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टी समझ पाएंगे। ये आपके 10 पॉइंट्स आपको तैयार करना है। 11th क्लास के बच्चे जो एकेडमिक दे रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को याद करेंगे और अपनी कॉपी में, एग्जाम वाली कॉपी में लिख के इसे आएंगे। इन्हीं पॉइंट्स में से आपका कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। जब हमारी थ्योरी क्लियर होगी तभी हम अच्छे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इस स्टडी को और कितना अच्छा चाहते हैं, किस टाइप से चाहते हैं, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।